हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अपना पहला क्वेश्चन है। देखो नीट 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, लेक ओपेरोन में निम्न जीनों को उनके उत्पादों के साथ मिलाइए। आई जीन, जेड जीन, ए जीन, वाई जीन। तो देखो जो आई जीन है वो रिप्रेसर प्रोटीन या फिर दमनकारी को कोड करता है। जेड जीन जो है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है। तो आई जीन दमनकारी ए में थर्ड होगा। बी जेड जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करती है, तो इसमें फर्स्ट होगा। सी है ए जीन। ए जीन जो है वो ट्रांस एसिटाइलेज को कोड करता है, तो सी में फोर्थ होगा। और डी है वाई जीन। वाई जीन जो है वो परमिएज को कोड करता है, तो डी में सेकंड होगा। और ये हम लोगों को याद रखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस हिसाब से अपना जो आंसर होगा वो डी करेक्ट होगा। ठीक है, वो आप लोग खुद मिला लेना। क्लियर है। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पिछले ही साल की बात करूँ नीट 2021 की, तो आप लोगों को पता होगा इस चैप्टर से 7 या 8 क्वेश्चन पूछे गए थे, और एवरेज 5 या 6 हर साल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वेटेज वाला टॉपिक है। ठीक है, तो इसे हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम लोग अपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना नीट 2019 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोल रहा है। डीएनए एवं आरएनए दोनों में पाए जाने वाले प्यूरिन कौन से हैं? तो देखो ये डीएनए आरएनए दोनों में पाए जाने वाले फालतू ही घुमा रहा है, प्यूरिन बताना है। और प्यूरिन आप लोगों को पता है 2 ही होती है प्यूरिन, एक एडेनिन और एक ग्वानिन। और ये एडेनिन ग्वानिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाई जाती है। तो इसका अपना एडेनिन और ग्वानिन कौन सा है? देखो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्यूरिन पूछा है, प्यूरिन 2 ही होती है, एक एडेनिन एक ग्वानिन, जो डीएनए आरएनए दोनों में पाई जाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, व्यक्त अनुक्रम घुंडी EST का क्या तात्पर्य है? तो देखो EST जीन होती है जो आरएनए के रूप में अभिव्यक्त होती है, और मानव जीनोम अनुक्रम में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला देखो क्या बोल रहा है, नूतन डीएनए अनुक्रम नहीं, आरएनए के रूप में जीन का अभिव्यक्त होना EST व्यक्त अनुक्रम घुंडी है। बिल्कुल, तो बी अपना करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में आनुवांशिक प्रकूट या जेनेटिक कोड का कौन सा लक्षण बैक्टीरिया को पुनर्योजन डीएनए, या इसे हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए या आरडीएनए भी कहते हैं, तो इस पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? एक बार फिर से देखो, आनुवांशिक कोड या प्रकूट का कौन सा लक्षण बैक्टीरिया को पुनर्योजन डीएनए तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है? तो देखो वो जो है जेनेटिक कोड का सार्वत्रिक गुण है, कि जेनेटिक कोड जो है वो सार्वत्रिक होते हैं। इसका मतलब क्या है? वायरस, बैक्टीरिया, प्लांट सभी प्राणियों में चेकर बोर्ड के दिए जो अमीनो एसिड है वो समान प्रकार से कोड के कोडोन से कोडित होते हैं। इसीलिए यही गुण है जो मानव इंसुलिन का निर्माण करने में उपयोगी है। और आप लोगों को पता है कि इसमें बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो कौन सा गुण है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जिससे मानव इंसुलिन उत्पन्न कर देता है? वो है जेनेटिक कोड या जेनेटिक प्रकूट का सार्वत्रिक होना। पहला है विशिष्ट होता है, नहीं। असंदिग्ध होता है, नहीं। तीसरा है व्यर्थ होता है, नहीं। डी है आनुवांशिक प्रकूट जेनेटिक कोडोन जो है वो लगभग सार्वभौमिक होता है। बिल्कुल, डी अपना करेक्ट आंसर है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो नीट 2018 में आया हुआ है। सही कथन हम लोगों को चुनना है। पहला है स्प्लाइसियोसोम
स्थानांतरण में भाग लेता है। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? क्योंकि जो स्प्लाइसियोसोम है वो क्या होता है कि यूकेरियोट्स जो है जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज परिवर्तन का एक भाग जो है वो स्प्लाइसियोसोम निर्माण करता है। ठीक है, तो ये अपना गलत होगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा देखो, पन्नेट वर्ग एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा विकसित किया गया था। तो मैं कह सकता हूँ बिल्कुल सही बात है। पन्नेट वर्ग जो है वो एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिनका नाम पुन्नेट ही था, उन्होंने ही विकसित किया था और उन्हीं के नाम पर इसे पुन्नेट स्क्वायर या पन्नेट वर्ग नाम दिया गया था। तो बी अपना करेक्ट है और हम लोगों को सही ही चुनना था, तो बी अपना सही आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2018 में ही आया हुआ है। डीएनए के अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण सर्वप्रथम किसने दर्शाया था? तो ध्यान रखना कि डीएनए की जो अर्धसंरक्षी प्रतिकृति है उसका प्रायोगिक प्रमाण जो है वो मैथ्यू मिशेल्सन व फ्रैंकलिन स्टॉल ने सबसे पहले एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया में दर्शाया था। तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन है, प्लांट नहीं, बैक्टीरिया बिल्कुल, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया, तो बी अपना करेक्ट होगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सही सुमेलित चुनना है। पहला है मैथ्यू मिशेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल और बोल रहा है पाइसम सेटाइवम, क्या सही मिलान है? मैं कह सकता हूँ गलत है। क्यों? अभी हम लोगों ने बात की थी कि मिशेल्सन और स्टॉल ने डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति को बताया था, इकोलाई बैक्टीरिया पर प्रयोग किए थे, ना कि पाइसम सेटाइवम पर। पाइसम सेटाइवम पर तो मेंडल ने प्रयोग किए थे, तो ए सही सुमेलित नहीं है। बी देखो, अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज TMV टोबैको मोज़ेक वायरस, क्या सही मैच है? मैं कह सकता हूँ गलत। क्यों? क्योंकि अल्फ्रेड हर्शे और चेस ने सिद्ध किया था क्या, डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है, और इसके लिए उन्होंने किस पर प्रयोग किए थे, T2 जीवाणु भोजी या T2 बैक्टीरियोफेज पर प्रयोग किए थे। तो बी भी अपना गलत है। ठीक है, सी देख लो, एलेक जेफ्रिस और बोल रहा है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, नहीं, गलत है। मैं कह सकता हूँ क्योंकि एलेक जेफ्रिस जो है उन्होंने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए उंगली छापी विधि की खोज की थी, तो ये भी गलत है। लास्ट देखो, जेकब और मोनार्ड, जेकब और मोनार्ड ने लेकोपेरोन की खोज की थी, और जेकब और मोनार्ड लेकोपेरोन दे रखा है, तो डी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर है? एक एक वैज्ञानिक और उसके कार्य हम लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि यहाँ से इस चैप्टर से वैज्ञानिक पर काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बहुत से राइबोसोम एक mRNA से जुड़कर एक साथ पॉलीपेप्टाइड की गई प्रतियां बनाते हैं। राइबोसोम की ऐसी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना कि एक mRNA पर राइबोसोम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग जो है पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, और हिंदी में ही इसे हम लोग बहुसूत्र कहते हैं। तो इस हिसाब से अपना कौन सा आंसर होगा? मैं कह सकता हूँ सी, बहुसूत्र या पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम, सी करेक्ट होगा। ठीक है, के बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, एक अच्छा क्वेश्चन है भैया। देखो, एक जीन में कोडिंग रज्जु का क्रम है AGG TAT CGC AT, ये है कोडिंग रज्जु का क्रम, और इसके द्वारा अनुलेखित mRNA का संबंधित क्रम हम लोगों को बताना है। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, पूरा बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कि जब mRNA का अनुलेखन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो डीएनए के 2 रज्जु होते हैं, जिनमें से एक को हम लोग टेम्पलेट रज्जु या नॉन कोडिंग रज्जु कहते हैं, और दूसरे को हम लोग कोडिंग रज्जु कहते हैं। जिससे mRNA बनता है उसे हम लोग टेम्पलेट रज्जु या नॉन कोडिंग रज्जु कहते हैं। यानी कि टोटली मैं बात कहूँ कि टेम्पलेट या नॉन कोडिंग रज्जु पर mRNA बनेगा, और उसकी सीक्वेंस जिसकी जैसी होगी वो होगी कोडिंग रज्जु की जैसे, यानी बनेगा टेम्पलेट या नॉन कोडिंग पर, और किसके जैसा बनेगा? कोडिंग रज्जु के जैसा बनेगा सीक्वेंस में। हम लोगों को जो दे रखा है ऊपर वो है
कोडिंग रज्जु का सीक्वेंस दे रखा है और mRNA का सीक्वेंस पूछा है। तो mRNA का मैंने क्या कहा अभी टेम्पलेट रज्जु पर बनेगा, किसका जैसा बनेगा, कोडिंग रज्जु का जैसा बनेगा। यानी कि ये कोडिंग रज्जु का सीक्वेंस है तो इसी के जैसा mRNA बनेगा। अब बात ये है कि ये जो है कोडिंग रज्जु वो है डीएनए का पार्ट और हम लोगों को बनाना है mRNA। आप लोगों को पता होगा कि डीएनए के अंदर थाइमिन होता है और आरएनए के अंदर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो बस इसके जैसा ही सीक्वेंस हम लोगों को चुनना है। बस थाइमिन की जगह क्या ले लेना है, यूरेसिल। पहला देखो AC गलत है क्योंकि AGG चाहिए हम लोगों को, तो इस हिसाब से B भी गलत है। और तीसरा देखो C, AGG आ रहा है, थाइमिन की जगह यूरेसिल है, बाकी सारा सीक्वेंस सेम है, तो इस हिसाब से C ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। बिल्कुल क्लियर है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से कवर किए हुए हैं तभी आप लोग यहाँ से क्वेश्चन कर सकते हो और अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलें। देखो क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा ओपेरोन का भाग नहीं है, एनहेंसर, स्ट्रक्चरल या संरचनात्मक जीन, प्रचालक और उन्नायक। तो देखो सिंपल सा है क्या कि जो ओपेरोन है उसका भाग कौन कौन होते हैं, तो उसकी बात मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो जो प्रचालक जीन है ऑपरेटर, उन्नायक जीन प्रमोटर, नियामक जीन रेगुलेटर और संरचनात्मक जीन स्ट्रक्चरल जीन, ये ओपेरोन के भाग होते हैं। बचा कौन, एनहेंसर। और ये जो ओपेरोन का भाग नहीं होता है यही हम लोगों को बताना था, तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो नीट 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया। तो इसका अंतिम प्रमाण जो है वो हर्शे और चेज के प्रयोग से आया था, तो हर्शे और चेज किस में है, बी अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले दोनों ही क्वेश्चन नीट 2017 के ही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा आरएनए प्राणी कोशिका में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में होने चाहिए। तो देखो प्राणी कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आरआरएनए सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, उसके बाद टीआरएनए और सबसे कम एमआरएनए। ठीक है, ये तो था प्रचुरता का क्रम। अगर मैं साइज की बात करूं कि आकार का ऑर्डर क्या होता है, तो ध्यान रखना सबसे बड़ा एमआरएनए होता है, उससे छोटा आरआरएनए होता है और सबसे छोटा टीआरएनए। तो साइज का क्रम पूछे तो एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, और प्रचुरता पूछे या फिर संख्या पूछे तो संख्या का क्रम क्या है, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। इसमें हम लोगों को पूछा है कौन सर्वाधिक प्रचुर है, तो आरआरएनए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, आकार की भी बात कर ली और संख्या की भी बात कर ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17, संबंधन काय स्प्लाइसियोसोम किसकी कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो देखो स्प्लाइसियोसोम जो है वो आप लोगों को पता होगा इंट्रॉन हटाने में काम में आते हैं। जो एचएनआरएनए है उससे इंट्रॉन या अव्यक्तक को बाहर निकालने में स्प्लाइसियोसोम काम में आते हैं। और ये किस में होता है, ये यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यानी इसका मतलब संबंधन काय या स्प्लाइसियोसोम जो है वो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते हैं। यही हम लोगों से पूछा है किस में नहीं पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल देख लो कौन सा है, प्लांट यूकैरियोटिक, फंजाई या कवक यूकैरियोटिक, जंतु यूकैरियोटिक, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक इसका आंसर होगा, तो डी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, हिस्टोन H1 का केंद्रीकाभ के साथ संबंध क्या निर्देशित करता है। तो यह निर्देशित करता है कि डीएनए जो है वो क्रोमेटिन रेशो में संघनित है। तो कौन सा होगा अपना, अनुलेखन हो रहा है, नहीं। डीएनए रेप्लिकेशन, नहीं। डीएनए क्रोमेटिन रेशो के साथ संघनित है, सी करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद टेलर ने किस जीव पर गुणसूत्र रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन की असंरक्षी विधि को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किए थे। तो देखो टेलर और उसके साथियों ने
डीएनए की असंरक्षित प्रकृति के लिए प्रयोग किए थे चौड़ी सेम या विंसिया फेबा पर। तो कौन सा ऑप्शन अपना डी विंसिया फेबा चौड़ी सेम, डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक जीन के समान है? ओपेरोन, म्यूटोन, रिकोन, सिस्ट्रोन। तो देखो इनमें से जो सिस्ट्रोन है वो डीएनए का वह खंड होता है जिसमें सूचना होती है और यह एक विशेष पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को कोड करने के लिए होता है। इसीलिए जो है आजकल इस सिस्ट्रोन को संरचनात्मक जीन भी कहते हैं। तो संरचनात्मक जीन के समान कौन है? सिस्ट्रोन, डी करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21, जीवाणु में निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए संरचनात्मक आरएनए और राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है? तो ये आप लोगों को याद रखना है 23S आरआरएनए। ये 23S आरआरएनए जो है वो बैक्टीरिया में संरचनात्मक आरएनए और राइबोजाइम दोनों की तरह कार्य करता है। तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना देखो, क्वेश्चन नंबर 22, किसी अणु में जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है नीचे दिए गए किसी विशेष के अतिरिक्त अन्य सभी विशेष अवश्य होने चाहिए। यानी एक ऐसा ऑप्शन है जो इसे फुलफिल नहीं करेगा, गलत होगा, बाकी सारे सही है। तो हम लोगों को इसमें जो गलत ऑप्शन है उसे चुनना है। ठीक है, पहला देखो, जो जेनेटिक मटेरियल होने के लायक है वो चुनना है। पहला है संरचनात्मक रूप से और रासायनिक रूप से अस्थिर होना चाहिए। सही है या गलत? मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि जो जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ होना चाहिए वो पदार्थ संरचनात्मक और रासायनिक रूप से स्थिर होना चाहिए, और इसमें बोला है अस्थिर, तो अपना पहला ही गलत है। इस हिसाब से बाकी के जो अपने आंसर है वो करेक्ट होंगे। पहला गलत है तो यही अपना आंसर होगा, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 23, अच्छा क्वेश्चन है भैया। डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज डीएनए की किस एक रज्जु पर अनुलेखन का उत्प्रेरण करेगा? तो देखो डीएनए आधारित आरएनए पॉलीमरेज जो है वो ट्रांसक्रिप्शन यानी कि डीएनए से आरएनए बनने में काम में आता है। ठीक है, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है उस समय डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, जिनमें से एक टेम्पलेट और एक कोडिंग रज्जु। टेम्पलेट रज्जु को हम लोग नॉन कोडिंग रज्जु भी कहते हैं, पहले भी हम लोगों ने बात की थी, और ये भी बताया था कि जिसके जैसा कोड होगा वो होगा कोडिंग रज्जु के जैसा कोड होगा, और जिस पर कोड होगा वो टेम्पलेट रज्जु पर कोड होगा। यानी एमआरएनए बनता है टेम्पलेट रज्जु या नॉन कोडिंग रज्जु पर, और किसके जैसे बनता है? कोडिंग रज्जु के जैसे बनता है। तो डीएनए के किस रज्जु पर अनुलेखन का उत्प्रेरण होगा? तो एमआरएनए किस पर बनता है? टेम्पलेट रज्जु पर बनता है, तो टेम्पलेट रज्जु पर ही उत्प्रेरण होगा। क्लियर है? तो इस हिसाब से सी ऑप्शन टेम्पलेट रज्जु अपना करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा एक प्रारंभक प्रकोड या स्टार्ट कोडोन है? तो देखो स्टार्ट कोडोन जो है वो एक तो है AUG और एक है GUG। ये 2 स्टार्ट कोडोन है, याद रखना है। AUG जो मेथियोनिन को कोड करता है, और GUG ये 2 स्टार्ट कोडोन है। इसके अलावा स्टॉप कोडोन जो है वो 3 है, ओकर, अंबर, ओपेल। और वो कौन कौन से हैं स्टॉप कोडोन? UAA, UAG और UGA। ये तीनों स्टॉप कोडोन कहलाते हैं, और AUG और GUG है वो स्टार्ट कोडोन है। तो इसमें अपना सी ऑप्शन AUG प्रारंभक प्रकोड या स्टार्ट कोडोन सी करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी जो तीनों है वो स्टॉप कोडोन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, लेख प्रचालक या लेख ओपेरोन की अभिव्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन एक प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक होता है? तो देखो लेक ओपेरोन में जो प्रेरक के रूप में कार्य करता है वो होता है लेक्टोज। कौन होता है? लेक्टोज। तो ए लेक्टोज अपना करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए पर लागू नहीं होता है? पहला है 5 फॉस्फोरिल और 3 हाइड्रोक्सिल सीरे। तो ये तो लागू होता है।
विषम चक्रीय नाइट्रोजनी बेस होता है, तो ये भी लागू होता है। तीसरा है चारगाफ नियम, तो मैं कह सकता हूँ चारगाफ नियम आरएनए पर लागू नहीं होता है। क्यों? क्योंकि चारगाफ रूल जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर लागू होता है। इसके लिए 2 हेलिक्स या 2 स्ट्रैंड होने चाहिए, जबकि आरएनए तो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो आरएनए पर ये लागू नहीं होता है। तो सी चारगाफ रूल अपना करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे के क्रम में जीवों के आनुवंशिक पदार्थ के सही क्रम को पहचानना है। तो देखो इसमें पहला दे रखा है जीनोम और गुणसूत्र। तो आप लोग बताओ जीनोम और गुणसूत्र में बड़ा कौन होता है? क्या मैं कह सकता हूँ जीनोम गुणसूत्र से बड़ा होता है? ऐसा क्यों? क्योंकि जीनोम जो है वो सिंगल सेट गुणसूत्र का समूह होते हैं, गुणसूत्र का ग्रुप होता है जीनोम। ठीक है, इस हिसाब से जीनोम बड़ा होगा गुणसूत्र या क्रोमोसोम से। तो सबसे बड़ा होगा जीनोम, फिर गुणसूत्र, उसके बाद है जीन और न्यूक्लियोटाइड। तो ये तो सिंपल सा सबको क्लियर रहता है कि जीन न्यूक्लियोटाइड से बड़ी होती है। तो पहले जीनोम, फिर गुणसूत्र, फिर जीन, फिर न्यूक्लियोटाइड। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना? बी। तो बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बल्बियानी वलय स्थल है। तो बल्बियानी वलय स्थल जो है वो आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण के स्थल है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा अपना? देखो पहला न्यूक्लियोटाइड नहीं, दूसरा पॉलीसेकेराइड संश्लेषण नहीं, तीसरा है आरएनए प्रोटीन संश्लेषण। तो सी अपना करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना है इस क्वेश्चन को, बल्बियानी वलय आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के स्थल। बाद अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रूपांतरण या ट्रांसफॉर्मेशन की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये ग्रिफिथ के द्वारा की गई थी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोगों ने ग्रिफिथ का वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा जिसमें ग्रिफिथ एक चूहे को लेता है और उसमें एक बैक्टीरिया जिसकी 2 स्ट्रेन ली थी, आर और एस, को इंजेक्ट करवाता है, और जिससे कभी चूहा मर रहा था, कभी जीवित रह रहा था। तो वो जो प्रयोग है वही उसी प्रयोग द्वारा ग्रिफिथ ने रूपांतरण की खोज की थी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में कौन से बैक्टीरिया का यूज किया? तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी का यूज किया। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो है वो न्यूमोनिया रोग के लिए जिम्मेदार है, न्यूमोनिया रोग को फैलाता है। क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चले। तो इसका जो अपना आंसर था वो सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखो सही विकल्प चुनना है। पहला है आरएनए के संश्लेषण की दिशा किस तरफ होती है? 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है या 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये बताना है। दूसरा है टेम्पलेट डीएनए लड़ी की रीडिंग की दिशा किस डायरेक्शन में होती है? तो देखो एक कॉमन पॉइंट याद रखना, जो भी संश्लेषण होता है उसकी जो संश्लेषण की दिशा है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चाहे आरएनए का संश्लेषण हो रहा है, चाहे डीएनए बन रहा है, चाहे ओकाजाकी खंड बन रहा है, उनके जो बनने की दिशा है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होती है, बड़े से छोटी होती है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ऐसी भी है जहाँ पर जो रीडिंग है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाती है, और वो है टेम्पलेट डीएनए लड़ी की रीडिंग की दिशा। सिर्फ ये 3 प्राइम टू 5 डायरेक्शन में रहती है, बाकी डीएनए बनना, आरएनए बनना, ओकाजाकी खंड बनना, उसकी जो संश्लेषण की दिशा है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहती है। तो इस हिसाब से अपना कौन सा आंसर होगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में हम लोगों को देखो सेंट्रल डोगमा दिया हुआ है। डीएनए से डीएनए बनना, डीएनए से एमआरएनए बनना, एमआरएनए से प्रोटीन बनना। और इस सेंट्रल डोगमा को प्रपोज किसने किया था, किसने इसे बताया था? तो देखो इसमें हम लोगों को ए बी सी इनको पहचानना है। तो देखो एक गोला दे रखा है जिसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है, डीएनए लिखा है, उस पर एक गोला बनाया हुआ है। इसका मतलब है डीएनए से डीएनए बनना, जो कि होता है रेप्लिकेशन, प्रतिकृतियन। ठीक है, जिस पर कुछ भी हम लोगों को दे नहीं रखा है। फिर ए दे रखा है जिस पे डीएनए से एमआरएनए बनता हुआ दिख रहा है, और डीएनए से एमआरएनए का बनना जो वो ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन होता है। तो ए में अपना ट्रांसक्रिप्शन होगा, अनुलेखन। तो बी और डी तो अपना नहीं होगा क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन दे रखा है। क्लियर है? फिर ट्रांसक्रिप्शन के बाद, अनुलेखन के बाद एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है और दे रखा है बी।
बी क्या है, तो mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन होता है, अनुवादन होता है, तो इसका आंसर आएगा ट्रांसलेशन। तो इस हिसाब से अपना सी करेक्ट होगा, ठीक है। और प्रोटीन, और ये जो पूरा प्रपोज्ड किया था वो प्रपोज्ड बाय था फ्रांसिस क्रिक द्वारा, तो फ्रांसिस क्रिक ने ये बताया था, तो इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर है, ये इम्पोर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 में आया हुआ है। जेल पर रखे इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए रज्जुकों को जब यूवी विकिरण से अंतर्गत देखा जाता है तब वे कैसे दिखाई देते हैं। देखो डीएनए अणु जो है, जो हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द्वारा निकालते हैं, उसे हम लोग नग्न आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। उन्हें देखने के लिए सबसे पहले उनका अभिरंजन किया जाता है, और उनका अभिरंजन इथिडियम ब्रोमाइड से हम लोग करते हैं। उसके बाद यूवी लाइट उन पर डालते हैं, जिससे कि वो चमकीले नारंगी दिखाई देते हैं। तो हमें कैसे दिखाई देंगे, चमकीली नीली पट्टियाँ नहीं, पीली नहीं, सी है चमकीली नारंगी पट्टियाँ, और ऐसा ही हमें दिखाई देता है, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, और ये याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, ससीम केंद्र की यानी यूकैरियोटिक जीवों में अनुलेखन की प्रक्रिया में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका क्या होती है। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज थर्ड की भूमिका, पहला है केवल एसएनआरएनए को अनुलेखित करता है। देखो एसएनआरएनए को अनुलेखित करता है, सही है, लेकिन केवल एसएनआरएनए को अनुलेखित करता है ये गलत है, क्योंकि इसके अलावा 5SRRNA और टीआरएनए को भी अनुलेखित करता है, तो पहला अपना गलत होगा। दूसरा है आरआरएनए को अनुलेखित करता है, नहीं। तीसरा है टीआरआरएनए 5SRRNA और एसएनआरएनए को अनुलेखित करता है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने बात की थी, तो सी अपना करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नीट 2020 में आया हुआ, और मेरे हिसाब से ये आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो क्या है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो है वो इसे गलत करके आएंगे। देखो क्या है, अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है, तो आप लोग बताओ जल्दी जल्दी कमेंट कर कि कौन सा डीएनए कुंडली को खोलने में एंजाइम मदद करता है। तो मैक्सिमम बच्चों का जो आंसर है वो है डीएनए हेलिकेज। बिल्कुल सही बात है, डीएनए हेलिकेज जो है वो डीएनए कुंडली को खोलता है। लेकिन अगर आप लोगों ने ये आंसर दिया तो ये क्वेश्चन आपका गलत होगा, और आपको -1 मिलेगा +4 मिलने की बजाय। ऐसा क्यों, देखो डीएनए कुंडली को खोलता है डीएनए हेलिकेज, बिल्कुल। कब खोलता है वो भी पता होना चाहिए, वो खोलता है रेप्लिकेशन, जिसे हिंदी में प्रतिकृतियन कहते हैं। उस दौरान जब डीएनए से डीएनए बनता है उसे हम लोग कहते हैं रेप्लिकेशन, उस दौरान डीएनए कुंडली खोलता है डीएनए हेलिकेज। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है, अनुलेखन के समय, अनुलेखन यानी ट्रांसक्रिप्शन के समय, और ट्रांसक्रिप्शन बोले तो डीएनए से एमआरएनए का बनना, और उस दौरान जो डीएनए कुंडली को खोलता है वो खोलता है आरएनए पॉलीमरेज। कौन खोलता है, आरएनए पॉलीमरेज। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी होगी, वरना आप सिली मिस्टेक कर बैठोगे इसमें। तो इसका जो अपना पूछा है ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन के दौरान, तो सी करेक्ट होगा अपना, आरएनए पॉलीमरेज डीएनए को खोलेगा ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना है, हेलिकेज कब खोलेगा, आरएनए पॉलीमरेज कब खोलेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2020 में आया हुआ है। यदि दो लगातार बेस पेयर या क्षार युग्म के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है, और स्तनपायी कोशिका के डीएनए की द्विकुंडली के बेस पेयर क्षार युग्म की टोटल संख्या 6.6 × 10⁹ बेस पेयर है, तब डीएनए की लंबाई होगी। तो देखो डीएनए की जो लंबाई है वो स्तनपायी में होती है 2.2 मीटर, जिसके अंदर इतने बेस पेयर हो उसके अंदर, ठीक है। और प्रत्येक बेस पेयर की जो दूरी है वो 0.34 नैनोमीटर हो, तो उसकी जो टोटल लंबाई कितनी होती है 2.2 नैनोमीटर। ये याद रखना होगा आप लोगों को, तो 20 का अपना करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद सिंपल सा क्वेश्चन है, सही कथन चुनना है, और एडेनिन और थायमिन के बीच बॉन्डिंग की बात कर रहा है। तो देखो
आप लोगों को पता होगा कि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। इसी तरह से साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो पहला ऑप्शन देखो कौन सा है, एडेनिन 1 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा थाइमिन, गलत है। एडेनिन 2 बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन थाइमिन के साथ, और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ए अपना नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को सही चुनना है। बी है एडेनिन 3 हाइड्रोजन, नहीं, गलत है। एडेनिन थाइमिन के साथ बंध ही नहीं बनाता है, तो सी तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि एडेनिन थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है। डी है एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंध के द्वारा थाइमिन के साथ युग्म बनाता है, बिल्कुल, तो डी अपना करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नीट 2021 में आया हुआ है। मूल सिद्धांत सेंट्रल डोगमा का पूर्ण प्रवाह चित्र दे रखा है और इसमें हम लोगों को ABCD को पहचानना है, ठीक है। सबसे पहले देखो ए दे रखा है, ए यहाँ पर ना दिया हुआ नहीं है, वरना ए का मतलब है DNA से DNA बन रहा है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ए DNA से DNA बन रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण, ठीक है। उसके बाद में देखो बी DNA से mRNA का बनना, क्या कहलाता है DNA से mRNA बनना, ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। उसके बाद है सी और डी, यानी mRNA से डी बनता है और mRNA से डी बनने की प्रोसेस क्या कहलाती है, तो mRNA आगे प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन, रूपांतरण, ट्रांसलेशन या रूपांतरण कहते हैं। तो ऐसा ऑप्शन देख लो जिसमें ए प्रतिकृतिकरण, बी अनुलेखन, सी रूपांतरण और डी रूपांतरण के द्वारा mRNA से प्रोटीन बनती है, तो डी प्रोटीन है। ऐसा ऑप्शन देखो अपना पहला पारकर्मण है, ए गलत है। बी में ए प्रतिकृतिकरण है, ठीक है। बी अनुलेखन है, ठीक है। सी पारकर्मण नहीं है भैया, सी रूपांतरण होगा, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन में देखो पहला रूपांतरण दे रखा है, गलत है। डी में पहला प्रतिकृतिकरण, फिर बी अनुलेखन, सी रूपांतरण और डी प्रोटीन, तो इस हिसाब से डी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन सा RNA आवश्यक नहीं है, तो RNA में देखो siRNA, mRNA, tRNA, rRNA। तो देखो mRNA से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन, रूपांतरण होता है, तो mRNA आवश्यक है। और इस mRNA को जो है ट्रांसफ़र के लिए जो है वो tRNA, ट्रांसफ़र RNA की ज़रूरत होती है, तो tRNA भी ज़रूरत है। और इसके अलावा जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए क्या काम में आता है, राइबोसोम। इसीलिए हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन बनाने में काम में आता है राइबोसोम। तो और राइबोसोम जो है वो किसका बना होता है, राइबोसोम बना होता है rRNA की सब यूनिट का, तो इसका मतलब rRNA भी काम में आता है। तो काम में कौन सा नहीं आता है, siRNA काम नहीं आता है, जो कि अपना ए ऑप्शन है, तो ए अपना सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसलेशन, अनुवादन या स्थानांतरण की प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तो ट्रांसलेशन की जो प्रथम अवस्था होती है वो होती है tRNA का अमीनो एसाइलेशन। कौन सा ऑप्शन है, बी, तो बी अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक वेक्टर में संलग्नी DNA की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है, तो DNA की प्रति या फोटोकॉपी बनाने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, ओराइसाइट। तो कौन सा होगा अपना ए, देखो ओराइसाइट, तो ए ही करेक्ट होगा। सिंपल है और ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इजी। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, DNA फिंगरप्रिंटिंग, DNA उंगली छापी में DNA अनुक्रम में कुछ विशेष स्थान में विभिन्नताओं की पहचान की जाती है। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है, तो इन विशिष्ट स्थानों को हम लोग पुनरावर्ती DNA कहते हैं। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला है बहुरूपी DNA, नहीं। बी है अनुषंगी DNA, नहीं। सी है पुनरावर्ती DNA, बिल्कुल, तो सी अपना पुनरावर्ती DNA इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।